Industry experts will discuss job opportunities in an automated workforce. Industry experts will discuss job opportunities in an automated workforce. जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हैव इंक्लूडेड लगा है, इंक्लूडिंग लगा है, इंक्लूडेड और इंक्लूड अकेला लगा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन लगा है? तो ये वाले ग्रामर के बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इनको समझना आपके लिए जरूरी है। वेलकम बैक गाइस, सुनील हियर फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राइटिंग मॉड्यूल के ऊपर। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को राइटिंग में कहाँ से मार्क्स आते हैं, राइटिंग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यही नहीं पता होता। उन्हें लगता है कि राइटिंग ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर एग्जाम के अंदर राइटिंग ऐसे स्किप भी करके आ जाते हो, तब भी आप लोग 8 बैंड तक स्कोर कर सकते हो। ये मैंने एक्चुअल में पियर्सन मॉक टेस्ट के अंदर टेस्ट भी की हुई है ये चीज। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। हम देखेंगे कि कौन से टास्क सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे हर एक टास्क को हमें टैकल करना है। अब सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। देखो, राइटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन। नियर अबाउट 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है ये। नियर अबाउट इसलिए बिकॉज पीटी के अंदर कुछ भी चीज फिक्स नहीं होती है। इनफैक्ट पियर्सन तो खुद भी मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, वो खुद भी रिवील नहीं करता। तो डिक्टेशन के जो मार्क्स होते हैं नियर अबाउट 30 के आसपास आप एज्यूम कर सकते हो। कभी कभी 32, 35 या फिर 25 तक भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस। उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स। नियर अबाउट 25 to 30 मार्क्स इस अकेले क्वेश्चन से आते हैं। एग्जाम के अंदर 5 to 6 रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स आएंगे। रीडिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और राइटिंग के अंदर भी। देन लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। लिसनिंग मॉड्यूल का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है और ये राइटिंग के अंदर भी मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। नियर अबाउट 10 to 15 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। देन राइट ऐसे या फिर मेल कह सकते हो आप, जो लोग पीटी कोर कर रहे हैं, इसका कंट्रीब्यूशन नियर अबाउट 15 to 20 मार्क्स का रहता है। 15 अगर बाय चांस एक ही ऐसे आता है, अगर लेट्स से आपके पास 2 ऐसे आ जाते हैं तो उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स में जो वेटेज है उसका इंक्रीज हो जाता है। देन समराइज स्पोकन टेक्स्ट नियर अबाउट 5 to 7 मार्क्स। और लास्ट में आता है समराइज रिटन टेक्स्ट 4 to 5 मार्क्स। आप इन सबको टोटल करोगे, ये एक्चुअल में 90 से भी ऊपर जाता है और यही रियलिटी में भी होता है। मार्किंग बैक एंड में 90 से नहीं होती है। एक्चुअल में अगर आप काउंट करने बैठोगे ना, अगर आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी हम बहुत ज्यादा मिस्टेक भी करके आते हैं। ये चीज पर्सनली मैंने नोटिस की थी। एक बार मेरे से गलती से राइट फ्रॉम डिक्टेशन में 2 वर्ड मिस हो गए थे रियल एग्जाम के अंदर, बट मेरे राइटिंग के अंदर भी 90 आउट ऑफ 90 थे एंड लिसनिंग के अंदर भी 90 आउट ऑफ 90 थे। गिवन कंडीशन उसमें यही है कि बाकी सारी चीजें आपकी परफेक्ट गई हो। तो कुछ चीजों की लीनियंसी पियर्सन की तरफ से होती है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर करना होता है, फुल आउट ऑफ फुल लोगे तभी 90 आउट ऑफ 90 बनता है। बिकॉज मार्किंग हमेशा 90 प्लस में से होती है, 90 में से मार्किंग नहीं होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप आंसर शॉर्ट क्वेश्चन भी स्किप कर दो, जो रीडिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनको भी अगर आप स्किप करके आ जाते हो, या फिर लिसनिंग के मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं उनको भी अगर आप स्किप कर दो, तब भी आप लोग 90 आउट ऑफ 90 मार्क्स ले सकते हो। उसका रीजन यही होता है बिकॉज मार्किंग 90 में से नहीं होती। राइट, अब हम देखते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, दैट इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन। कुछ क्वेश्चंस लाइव सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे एग्जाम के अंदर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ओके, डिक्टेशन सॉल्व करने के लिए मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लिया। आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो हैं 160 है। तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे टाइप किया गिव मी अ रैंडम नंबर और वहाँ पे मैंने लिमिट सेट कर दी मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम 1, मैक्सिमम 160। अब जब भी मैं जनरेट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये हर बार एक नया रैंडम नंबर जनरेट करेगा। बेसिकली हर बार नया नंबर होगा, सो दैट हम चेक कर पाए कि हम जो क्वेश्चंस बिल्कुल ही नए हैं हमारे लिए, उन क्वेश्चंस में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो अभी मैं जब दोबारा जनरेट बटन पे क्लिक करूंगा, जो भी ये नंबर पॉपअप करेगा वो वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में आप भी अपनी नोटबुक निकाल के वो वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना परसेंट आपका पिक हो पाता है। ओके, मैं अभी क्लिक करता हूं। नंबर है 138। यहाँ पे मैं 138 टाइप कर देता हूँ, 138 एंटर प्रेस किया। जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं एक बार पेन ओपन कर लेता हूँ। मैं ऑन स्क्रीन ही आपको लिख के दिखाऊंगा कि कैसे मैं एग्जाम के अंदर इनिशियल लेटर का यूज करता हूँ और फुल आउट ऑफ फुल पिक कर पाता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा 5 सेकंड्स के अंदर अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा, सो बी रेडी।
Okay, starting now. People who study journalism often get jobs in news and media. People who study journalism often get jobs in news and media. People who study journalism often get jobs in news and media. People who study journalism often get jobs in न्यूज एंड मीडिया. ओके, फटाफट से इसको लिखा. अब इसको ट्रांसफर करते हैं. पीपल हु स्टडी जर्नलिज्म often get jobs in news and media. डन. ये हमने यहाँ पे इस पर इसको ट्रांसफर कर दिया. एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा. राइट, तो ये हमने टाइप किया था. अब इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ऐड करने हैं फटाफट से. देखो 1 मिनट हो चुका है यहाँ पे. फटाफट से एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करते हैं. पीपल हु स्टडी, हो सकता है स्टडीड हो, पास्ट की बात हो रही हो. जर्नलिज्म, मेक श्योर स्पेलिंग करेक्ट हो. ऑफन गेट जॉब्स, प्रोबेबली जॉब भी हो सकता है सिंगुलर. ऑफन गेट जॉब्स इन न्यूज एंड मीडिया. लास्ट में फुल स्टॉप. ठीक है, तो जितने एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड हो सकते थे मैंने ऐड कर दिए. ए एंड द ये भी चेक कर लेना, कोई आर्टिकल ए एंड द तो नहीं लगाने की जरूरत. लाइक पीपल हु स्टडी जर्नलिज्म ऑफन गेट जॉब्स इन द न्यूज. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे द आना चाहिए तो आप यहाँ पे द ऐड कर सकते हो, या मीडिया से पहले द आना चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो. एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाओ. एक्स्ट्रा वर्ड्स की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. कितने लगा सकते हो कोई लिमिट नहीं है, बट मेरा सजेशन है कि बहुत ज़्यादा मत लगाओ. बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड पर डिपेंड भी मत रहो. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए एंड द, टू ऑफ, बट, येट, नोट, सो 50 एक्स्ट्रा वर्ड लगा देते हैं वहाँ पे. देखो टाइम रिस्ट्रिक्शन भी होता है. ऐसा नहीं है कि आपको आधा घंटा मिलेगा डिक्टेशन सॉल्व करने के लिए. हार्डली 5 to 7 मिनट्स होते हैं जब आप डिक्टेशन पे शिफ्ट होते हो. फटाफट आपको डिसीजन लेना होता है. तो एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना. इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा मत एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करो. लेकिन जहाँ पे रिक्वायर्ड है, हर एक वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में भी लिखो, सेकंड फॉर्म में भी लिखो. लगता है वर्ब के साथ एस आना चाहिए था तो वो भी लगा दो. सेम नाउन को भी सिंगुलर रखो, प्लूरल भी करो नाउन को. इज है कहीं पे, हो सकता है वहां पे आर भी हो. तो ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, हैज सुनाई दिया, हैव भी लिख दो वहां पे. वो वाले एक्स्ट्रा वर्ड जेन्युइनली ऐड करो. ये जो बट, येट फालतू में आप लोग लगाते हो ये मत लगाओ. अब इस क्वेश्चन को सबमिट करते हैं और चेक करते हैं कितना ठीक है ये. ओके, परफेक्ट. 11 वर्ड्स का था ये. पीपल हु स्टडी जर्नलिज्म ऑफन गेट जॉब्स इन न्यूज एंड मीडिया. ये सारा मैंने करेक्टली लिखा था फर्स्ट टाइम में. बस मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स आप लोगों को दिखाए हैं ऐड करके कि एक्स्ट्रा वर्ड्स कैसे एक्चुअल में ऐड करने होते हैं. और ये मेरा सजेशन सभी को होता है, चाहे आप 90 का टारगेट है या 8 बैंड का टारगेट है, कितना भी टारगेट हो आपका, आप एक्स्ट्रा वर्ड जरूर ऐड करके आओ. मैं हर बार एग्जाम के अंदर एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करके आता हूँ. ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं सेम क्राइटेरिया के ऊपर. एक नया रैंडम नंबर जनरेट करते हैं. लेट्स से 63. ओके, पेज नंबर 63 में ऐड कर रहा हूं. राइट, यहां से पेज नंबर 63 एंटर किया. ये वाला क्वेश्चन पॉपअप हो गया. पेन मैं ओपन कर लेता हूं. आप लोग भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना. जैसे ही क्लिक करूंगा विद इन 5 सेकेंड से स्टार्ट हो जाएगा. सो बी रेडी. स्टार्टिंग नाउ. Industry experts will discuss job opportunities in an automated workforce. Industry experts will discuss job opportunities in an automated workforce. Industry experts will discuss job opportunities in an automated workforce. Industry experts will discuss job opportunities in an automated workforce. Right. अब इसको फटाफट ट्रांसफर करते हैं. Industry experts will discuss job opportunities in an automated workforce. Full stop. Done. 50 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये डन हो गया. बट अभी हमें इसको
और इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्ड्स भी ऐड करने हैं हमें, ठीक है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स सिंगुलर भी लगाना है, एक्सपर्ट विल डिस्कस जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकता था। इन यहाँ पे एन आएगा, अगर आपको डाउट है कि द भी आ सकता तो द भी लगा दो, एन इसलिए बिकॉज वो आगे वॉवल है, ऑटोमेटेड वर्कफोर्स। अब लेट्स से किसी को डाउट है वर्कफोर्स सिंगल है या अलग अलग है, आप दोनों लिख दो, आप सिंगल भी लिख दो, आप ओपन करके भी लिख दो, दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे, जो ठीक होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स विल डिस्कस जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्पेलिंग चेक कर लो, इन एन ऑटोमेटेड वर्कफोर्स, ठीक है। 1 मिनट 40 सेकेंड्स हो गए हैं, जबकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ के साथ आपको, तो विद इन 1.5 मिनट ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन पहले प्रैक्टिस करके जाना, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा ये वाला मेथड अप्लाई मत करना। एक बार आंसर सबमिट करते हैं, चेक करते हैं कितने परसेंट करेक्ट है। ओके परफेक्ट, 10 वर्ड्स थे, 10 के 10 करेक्ट हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स विल डिस्कस जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एन ऑटोमेटेड वर्कफोर्स, यही मैंने एग्जैक्ट पिक किया था, बाद में मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाए थे, एक्सपर्ट, अपॉर्चुनिटी सिंगुलर किया था, ये द लगाया था आप लोगों के लिए, और वर्कफोर्स को ओपन करके लिखा था। बाई चांस आपको डाउट होता है ना कि कौन सा वर्ड एक साथ आएगा या ये वाला वर्ड हम ओपन करके लिखना चाहिए या एक साथ आना चाहिए, ऐसे वाले केसेस में दोनों आंसर्स लिख दो। जैसे वेल डिफाइंड है फॉर एग्जांपल, आपको डाउट है वेल अलग लिखें या डिफाइंड अलग लिखें, आप दोनों कॉम्बिनेशंस लिख दो, वेल डिफाइंड एक साथ या बीच में हाइफन लगा के, या फिर उसको ओपन करके लिख दो, जो करेक्ट होगा वो पिक हो जाएगा। ओके, so this was all about our first question, that is right from dictation, right? नियर अबाउट 30 मार्क्स से कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे राइट फ्रॉम डिक्टेशन से। राइटिंग के अंदर 30 मार्क्स, लिसनिंग के अंदर भी नियर अबाउट 30 मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है। 1/3 मार्क्स आएंगे 30, बिकॉज 90 का एक्चुअल एग्जाम होता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, ठीक है। इसकी वेटेज अगेन 5 to 6 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, 25 to 30 मार्क्स के आसपास की वेटेज होती है इसकी। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है रीडिंग राइटिंग ब्लैंक का। क्वेश्चन का टाइटल क्या कहता है, स्ट्रेसर्स, लाइफ में जो आपके स्ट्रेस होती है बेसिकली उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स जब भी आप सॉल्व करते हो आपको समझ के ही सॉल्व करना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, वहाँ पे लिखा था कि 2 मिनट के अंदर रीडिंग सॉल्व करो। देखो 2 मिनट्स में ना वही स्टूडेंट रीडिंग सॉल्व कर सकता है जिसने प्रैक्टिस इनफ कर रखी है। या जैसे हम लोग हैं, हम टीचर्स हैं, हम लोग प्रोबेबली सीधा डायरेक्ट यहाँ पे ब्लैंक पे जंप करेंगे और आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट इवन टीचर्स के केस में भी 100% एक्यूरेसी नहीं आती है। जब तक आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे, पूरे की पूरी वर्डिंग क्लियर आपको नहीं होगी, तब तक 100% एक्यूरेसी आप लोग अचीव नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन सभी को यही होता है कि एक बार जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो लेट्स से रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स की, आप समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 मिनट्स लग जाएं, 10 मिनट्स लग जाएं, डोंट वरी, बट वो बेस जो होता है वो धीरे धीरे करके पिक होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैंने ये बात बहुत सारे स्टूडेंट से सुनी है कि सर एग्जाम में तो टोटल 30 मिनट्स ही होते हैं, और हमसे अगर हम समझ के करते हैं तो एक्चुअल में 30 मिनट्स में सिर्फ 2 या 3 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स का हमें मीनिंग ही नहीं पता होता, हमें सर्च करना पड़ता है बार बार। तो ये चीज़ तो रहेगी, जब तक आपको आपकी वोकैब उतनी डेवलप नहीं होगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखो 2 मिनट में ना एक्सपर्ट लेवल वाले स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं, 9 बैंड जिनका टारगेट है, मतलब 90 आउट ऑफ 90। इवन किसी किसी क्वेश्चन में उनको भी टाइम लग जाता है, 90 आउट ऑफ 90 वाले स्टूडेंट्स को भी। तो ये जो 2 मिनट वाली ट्रिक्स है ना, ये उतना इफेक्टिव नहीं होती है, ये सिर्फ यूट्यूब पे काम आती हैं, कुछ सर्टेन क्वेश्चंस में चल सकती हैं। एक्चुअल में जो रीडिंग डेवलप करनी है वो समझ से ही होती है, और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ। बीच में कुछ टिप्स होती हैं, लेट्स से कुछ ग्रामर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हैव इंक्लूडेड लगा है, इंक्लूडिंग लगा है, इंक्लूडेड और इंक्लूड अकेला लगा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन लगा है। तो ये वाले ग्रामर के बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इनको समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। टाइम दो, पहले क्वेश्चंस को समझो, वर्ड्स के मीनिंग नोट डाउन करो, एंड अगेन रीडिंग राइटिंग में मेरा क्या सजेशन होता है, जब आप ये ब्लैंक को पॉपअप करते हो तो बहुत सारे वर्ड्स ओपन होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, कोर्सेज, कॉजेज, प्रेशर। कभी कभी जो वर्ड होते हैं ना बहुत ज़्यादा वियर्ड होते हैं, आपने कभी लाइफ में भी देखे नहीं होते,
तो रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के अंदर जब आप वोकैबुलरी नोट डाउन कर रहे हो नोटबुक पे, आप वोकैब डेवलप कर रहे हो बेसिकली, एक तो आपको ये वाली वोकैब नोट डाउन करनी चाहिए जो यहाँ पे ये वर्ड्स के अंदर प्रेजेंट है. स्ट्रेसर वर्ड लेट्स से किसी को नहीं आता, ठीक है, किसी को बोर्डम का मीनिंग नहीं पता, तो ऐसे वाले वर्ड्स नोट डाउन करो. और ऑप्शन के अंदर वो वाला वर्ड आपको नोट डाउन करना जरूरी है जो एक्चुअल आंसर के अंदर प्रेजेंट था, बिकॉज यही वो वाली वोकैब है जो एक्चुअल में रिपीट होने वाली है एग्जाम के अंदर. अदरवाइज बहुत सारे वर्ड्स इसके अंदर ऐसे होते हैं जिनको आप नोट डाउन कर लो बट वो पूरी लाइफ में आपके यूज नहीं होने वाले. तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले आपको यहाँ पे करना है रीडिंग राइटिंग क्वेश्चंस के अंदर. ओके, अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है देखो, रिसर्च हैज सजेस्टेड दैट मेजर स्ट्रेसर्स इन आवर लाइव्स आर लाइफ डैश. लाइफ के अंदर जो मेजर स्ट्रेसर्स होते हैं, स्ट्रेस का मतलब प्रॉब्लम बेसिकली, या लाइफ के अंदर जो जिन चीज़ों से मेन हमें स्ट्रेस होती है हमारी लाइफ के अंदर, वो कौन सी चीज़ें होती हैं या किस वजह से मेन स्ट्रेस होती है हमारी लाइफ में. कलेक्शन की वजह से, चीज़ों को कलेक्ट करने की वजह से स्ट्रेस होती है. एक्सपेक्टेशंस हम रख लेते हैं उसकी वजह से स्ट्रेस होती है. अपीयरेंस, आपकी शक्ल कैसी है या दिखावा जो आप कर रहे हो उसकी वजह से स्ट्रेस होती है. या चेंजेस, लाइफ में जो बदलाव आते हैं. देखो आंसर शायद एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है, चेंजेस भी हो सकता है इसका. एक बार आगे का कॉन्टेक्स्ट रीड करो. फॉर एग्जाम्पल, मूविंग हाउस, घर को शिफ्ट करना, मैरिज, रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन होना या मैरिज का ब्रेकडाउन होना, मैरिज और रिलेशनशिप ब्रेकडाउन. तो ये सारी चीज़ें उसके एग्जाम्पल्स हैं जो वर्ड यहाँ पे फिट होगा. अब आप देखो क्या ये उम्मीदों के एग्जाम्पल है? घर शिफ्ट करना उम्मीद का एग्जाम्पल है या एक चेंज का एग्जाम्पल है? आपकी लाइफ में एक चेंज ही तो आता है जब आप घर शिफ्ट करते हो. मैरिज ब्रेकडाउन होती है, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होती है, तो वो चेंज के एग्जाम्पल हैं सारे के सारे, ना कि उम्मीदों के. मे बी मैरिज ब्रेकडाउन शायद आप उम्मीदों के साथ जोड़ के, एक्सपेक्टेशन के साथ जोड़ के देख लो, बट घर, हाउस मूव करना तो कोई उम्मीद के अंदर नहीं आता, वो लाइफ के अंदर एक चेंज का ही एग्जाम्पल है. तो मेजर स्ट्रेसर हमारी लाइफ में कब आते हैं? जब हम लाइफ के अंदर कुछ बड़े बड़े चेंजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप हाउस को शिफ्ट करते हो, मैरिज रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होती है. अब अगर वही सीधा डायरेक्ट आप वो वाला मेथड लगाते हैं कि डायरेक्ट ओपन करके बस सीधा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते, हो सकता है आप एक्सपेक्टेशन लगा देते. जब तक कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे एक्यूरेसी उतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती. उसके बाद नेक्स्ट, वर्क रिलेटेड फैक्टर्स, काम से जुड़े हुए फैक्टर्स, कॉमा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बोर्डम आर ऑल्सो कॉमन डैश ऑफ स्ट्रेस. आर ऑल्सो कॉमन, वो भी कॉमन डैश हैं स्ट्रेस के, वो कॉमन कॉन्फ्रेंसेज हैं स्ट्रेस के. या फिर इसका आंसर देखो बहुत इजी है, कॉजेज. ये सारे बहुत ही कॉमन कॉजेज हैं स्ट्रेस के. कोर्सेज नहीं बनेगा. प्रेशर बन सकता था, नहीं, प्लूरल है, आगे आर लगा हुआ है. वर्क रिलेटेड फैक्टर्स आर मोस्ट कॉमन, लाइक रीजंस हो सकता था. कॉजेज यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा. थर्ड ऑप्शन कॉजेज, ठीक है. अब ये वाला पुट करते हैं, वर्क रिलेटेड फैक्टर्स. ऑप्शन गिवन है हैव इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग, इंक्लूड या फिर इंक्लूडेड. देखो एक तो कभी भी जब आप ये लाइन चल रही है, चलते चलते लाइन के बीच में ना आप सडनली कॉमा नहीं लगा सकते हो, जैसे इन्होंने ये लगाया हुआ है, ठीक है. ये वर्क रिलेटेड फैक्टर्स के डायरेक्ट बाद इन्होंने कॉमा इंट्रोड्यूस किया हुआ है. इस कॉमा का कुछ ना कुछ पर्पस है, और पर्पस होने की वजह से यहाँ पे हर एक वर्ड फिट भी नहीं हो सकता. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया वर्ड का इंक्लूड, ठीक है. ये वर्ड यहाँ पे कभी भी फिट नहीं हो पाएगा. हैव इंक्लूडेड भी फिट नहीं हो पाएगा, बिकॉज सेंटेंस यहाँ पे एक्चुअल में ब्रेक हो रहा है. हैव इंक्लूडेड या फिर इंक्लूड पता कब फिट हो पाता? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. जब यहाँ पे कॉमा नहीं हो पाता. वर्क रिलेटेड फैक्टर्स इंक्लूड कि उनके अंदर कौन कौन से आते हैं? इंक्लूड डैश कॉमा डैश, वो फैक्टर्स फिर आपने मेंशन कर दिया कि इन फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स एक्चुअल में आते हैं. वर्क रिलेटेड फैक्टर्स इंक्लूड दिस 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 एंड दिस, राइट. तब आप बिना कॉमा के इंक्लूड आंसर लिख सकते थे. और सेम रीजन है हैव इंक्लूडेड भी तभी आ सकता था कि वर्क रिलेटेड फैक्टर्स, इनके अंदर ये वाले फैक्टर्स आते थे जब आप एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हो, कोई भी कॉमा उसके अंदर नहीं है.
So work related factors include dash 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 या have included dash 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 बिना कॉमा के। तो दो ऑप्शन सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पे अक्सर। और ये वाली कंडीशन बहुत बार रिपीट होती है और ये मैं बहुत बार अपनी क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ। कॉमा जब भी सडनली लाइन के बीच में इंट्रोड्यूस हो जाता है ना, वहाँ पे बहुत बार लाइक आईएनजी वाला वर्ड आ सकता है, ईडी वाला वर्ड आ सकता है वहाँ पे, ठीक है। और डब्ल्यू वाली फैमिली के वर्ड्स आ सकते हैं, विच, वेयर, या फिर कोई कनेक्टर आ सकता है, एंड हो गया, ठीक है। और एडवर्ब्स आ सकते हैं लाइक एल वाई वगैरह। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे इंक्लूड वगैरह ये वहाँ पे नहीं आते। दो पॉसिबल आंसर यहाँ पे बन सकते थे इस क्वेश्चन के, इंक्लूडिंग और इंक्लूडेड। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप लगाओगे? लेट्स से मैं एक बार ये रब करता हूँ। अगर आप लगा देते इंक्लूडेड कि वर्क रिलेटेड फैक्टर्स इंक्लूडेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड बोर्डम, वर्क रिलेटेड फैक्टर्स जिनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और बोर्डम आता था क्यों? बिकॉज आपने सेकंड फॉर्म लगा दी वहां पे। ये कॉमन कॉजेज हैं। देखो यहाँ पे आप उसको पास्ट में लेके जा रहे हो, यहाँ पे आर वर्ड का यूज कर रहे हो प्रेजेंट शो करने के लिए, तो ये आज ही की बात हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी यहाँ पे, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। वर्क रिलेटेड फैक्टर्स इंक्लूडिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड बोर्डम, वर्क रिलेटेड फैक्टर्स जिनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट आती है और बोर्डम आती है, ये कॉमन कॉजेज होते हैं स्ट्रेस के। डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में डिफरेंस में ऑल्सो डैश अपार्ट। ये बहुत इजी है कि डिफरेंस इन पर्सनालिटी में ऑल्सो डैश अपार्ट। अब देखो मे लगा हुआ है, मे के बाद क्या रूल होता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, वो इस ऑल्सो के बाद भी आ सकता है, बट जो ऑप्शन आपको गिवन होंगे वो सारे रीडिंग राइटिंग के अंदर फर्स्ट फॉर्म में ही गिवन होंगे। क्या आंसर बनेगा? कॉन्टेक्स्ट पढ़ के आपको पता चलेगा कि ये भी एक भूमिका निभा सकता है। इसकी हिंदी डायरेक्ट ये बन रही है कि डिफरेंस इन पर्सनैलिटी में ऑल्सो प्ले अ पार्ट। लिस्ट अ पार्ट नहीं, गिव अ पार्ट नहीं, एक्ट अ पार्ट नहीं, में ऑल्सो प्ले अ पार्ट, कि ये भी एक रोल प्ले कर सकता है, एक पार्ट, एक भूमिका निभा सकता है। ये इसका मीनिंग है बेसिकली पूरे के पूरे का। डन, ठीक है। अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं। टाइम देखो 10 मिनट्स हो गए, ठीक है। फिर वही आर्ग्यूमेंट सेम के एग्जाम में तो कम टाइम मिलेगा। हाँ, एग्जाम में कम टाइम मिलेगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वो टाइमिंग कम नहीं होगा आपका। जब हमने या जितने भी टीचर्स हैं, कोई डे 1 पे नहीं सीखता है कभी भी इंग्लिश, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड ही नहीं है इंग्लिश का। हम सब लोग लाइक हिंदी या पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं, तो इंग्लिश कभी भी डे 1 पे तो नहीं सीखी है, बचपन से नहीं सीखी है, तो रीड कर करके ही सीखी है, स्लोली टाइम के साथ बिल्ड हुई है। तो यही चीज आपको करनी है। अगर पहले बिल्डअप नहीं किया तो अभी आप करोगे बेसिकली, बट आप वो टाइम आपको डिवोट करना ही पड़ेगा। डन, आंसर चेक करते हैं। परफेक्ट। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, अल्कोहल कंजम्पशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? अल्कोहल कंजम्पशन इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीजेस। अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो एक लिवर डिजीजेस के लिए एक बहुत ही रिस्क वाली चीज है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, शराब अगर आप पीते हो, तो बहुत ही रिस्की चीज है बेसिकली है। सो मे बी अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीजेस। और लिवर डिजीजेस की देखो रेंज उन्होंने बता रखी है। ये सेम वही कंडीशन है जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी। देखो सडनली लाइन के बीच में चलते चलते एक कॉमा आ गया। रेंज क्यों नहीं लगा दिया इन्होंने? बिकॉज वो फिट नहीं हो सकता था। अगर कॉमा लगा रखा है, वर्डिंग को चेंज करना पड़ेगा, या तो रेंजिंग लगाएंगे या रेंज्ड लगाएंगे। रेंज अकेला नहीं लिख सकते वहां पे। सो अल्कोहल कंजम्पशन से अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, और बीमारियों की उन्होंने रेंज दे रखी है बेसिकली, रेंजिंग फ्रॉम फैटी लीवर टू सायरोसिस, कि ये वाली बीमारी हो सकती है फैटी लीवर, या फिर सायरोसिस एक बीमारी होती है, ये वाली आपको डिजीज हो सकती है। द लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंसेस। लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने में और बाकी सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई इज उनको रिमूव करने में बेसिकली बॉडी के अंदर से। जो भी गलत सब्सटेंस आपने खाए हैं, फास्ट फूड जो आपने खाया, तो लिवर का काम होता है उसको
क्लीन करने का बॉडी को. सो लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंसेस, कॉमा, एज वेल एज उसके साथ साथ perform, to perform, performing, it performs hundreds of other vital functions. ठीक है. अब अगेन कंफ्यूजन है काफी. परफॉर्म आएगा, टू परफॉर्म, इट परफॉर्म्स या परफॉर्मिंग. देखो सबसे पहले ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं. क्या परफॉर्म आ सकता है? अगर लेट्स से हम परफॉर्म लगा रहे हैं यहाँ पे, परफॉर्म किसके लिए लगा रहे हैं? लिवर के लिए ना. तो द लिवर परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ वाइटल फंक्शंस. लिवर जो है वो परफॉर्म करता है. लिवर क्या है? ये सिंगुलर क्वांटिटी है. द लिवर परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ अदर वाइटल फंक्शंस. तो सिंगुलर के साथ आप एस लगाते हो ना पीछे. अकेला परफॉर्म तो नहीं लिखते कभी भी. तो इसके साथ क्या आना चाहिए था? या तो परफॉर्म्स आना चाहिए था, तब हम कंसीडर करते. बट वो परफॉर्म्स गिवन ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये इसका आंसर नहीं होगा, अकेला परफॉर्म. उसके बाद देखो, टू परफॉर्म, परफॉर्मिंग या फिर इट परफॉर्म्स. देखो ध्यान से इसमें कंडीशन क्या बन रही है. मैं एक बार इसको डिलीट करता हूं. यहां पे ध्यान से देखो. द लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग. द लिवर इज रिस्पॉन्सिबल, यहां पे टू डिटॉक्सिफाई तो नहीं लिखा है यहां पे. टू परफॉर्म, जैसे कि यहां पे टू परफॉर्म, क्या यहां पे भी टू डिटॉक्सिफाई लिखा है? इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाइंग लिखा हुआ है. या फिर इट परफॉर्म्स नहीं आ पाएगा. सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन्ड है लिवर, बिल्कुल. आंसर विल बी परफॉर्मिंग. द लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज का मतलब है द लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग एंड द लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग हंड्रेड्स ऑफ अदर वाइटल फंक्शंस. ठीक है. जो कंडीशन उन्होंने पीछे रिपीट की, सेम वही कंडीशन उन्होंने यहां पे अप्लाई करेंगे. डन. नेक्स्ट, अल्कोहल डैश फैट accumulation, comma, inflammation and scarring in the liver, which, देखो ये फिर कॉमा के बाद which, अल्कोहल डैश फैट accumulation, कॉमा, inflammation हो सकती है उससे, फैट accumulate हो सकता है, लिवर पे स्कार्स आ सकते हैं, लिवर खराब हो सकता है बेसिकली. सो अल्कोहल डैश. अब अल्कोहल सिंगुलर है बेसिकली, तो हर एक वर्ब के साथ उन्होंने एस लगा रखा है. इंस्पेक्ट्स, कंडक्ट्स, रिजाइड्स या इंड्यूसेस. इंस्पेक्ट का मतलब जांच करना. अल्कोहल जांच करता है फैट की? नहीं, अल्कोहल फैट की जांच नहीं करता. अल्कोहल की वजह से फैट एक्यूमुलेट होता है बॉडी में. इन्फ्लामेशन हो सकती है, रेड स्कार्स आ सकते हैं, रेडिशनेस हो सकती है स्किन पे, लीवर खराब हो सकता है. स्कारिंग इन द लिवर का मतलब वही है कि लिवर खराब होना. तो अल्कोहल इंस्पेक्ट नहीं करेगा इनको. अल्कोहल कंडक्ट करता है क्या फैट एक्यूमुलेशन को? कंडक्ट. रिजाइड का मतलब होता है रहना. इंड्यूसेस एक वर्ड है, इंड्यूस करना इज बनाना बेसिकली. ठीक है, या बनने का कारण बनना बेसिकली. जब हम वर्ड लगाते हैं अल्कोहल इंड्यूसेस, इसका मतलब है अल्कोहल रीजन बनता है इसका, या अल्कोहल की वजह से ये चीज होती है. अल्कोहल इंड्यूसेस फैट एक्यूमुलेशन. ठीक है. कंडक्ट्स नहीं आ सकता. कंडक्ट इज टू यूज के जोड़ने के लिए यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेटल के थ्रू. ठीक है. रिजाइड इज रहना, कि अल्कोहल रहता है फैट एक्यूमुलेशन में, उसकी सेंस नहीं बनेगी. अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल कॉजेज या इंड्यूसेस, सेम मीनिंग है दोनों का. अल्कोहल इंड्यूसेस फैट एक्यूमुलेशन, इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग इन द लिवर. अल्कोहल की वजह से लिवर के अंदर फैट एक्यूमुलेशन होती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, लिवर खराब हो सकता है, स्कार्स आ सकते हैं लिवर के ऊपर. विच कैन इम्पेयर इट्स फंक्शन, जिसकी वजह से जो लिवर है उसका फंक्शन इम्पेयर हो सकता है, उसका फंक्शन खराब हो सकता है. एंड फाइनली उससे क्या हो सकता है? एंड लीड टू लिवर फेलियर. लिवर फेलियर भी उससे हो सकता है अल्कोहल कंजम्पशन से. इफ अल्कोहल कंजम्पशन कंटिन्यूज, अगर आप कंटिन्यूटी में अल्कोहल कंजम्पशन मतलब लगातार अल्कोहल पीते रहोगे आप, कॉमा, अब ये इफ कंडीशन स्टार्टिंग में थी, इस वजह से बीच में कॉमा आ रखा है, डायरेक्ट कॉमा नहीं आ रखा. इफ
alcohol consumption continues, comma, the liver becomes inflamed and tries to heal itself by forming scar tissue. अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा ही करते रहते हो तो क्या होता है, लिवर खराब होता है, फिर वो खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, कैसे? स्कार टिश्यू बना के. दिस कैन डैश रिजल्ट इन साइरोसिस विच इज इरिवर्सिबल स्कारिंग, जो कि एक तरीके की इरिवर्सिबल स्कारिंग है. मतलब अगर साइरोसिस हो गया तो फिर जो स्कार्स हैं वो ठीक नहीं हो पाएंगे. एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द लिवर स्ट्रक्चर, और लिवर आपका खराब भी हो सकता है. इरिवर्सिबल स्कारिंग हो सकती है और इरिवर्सिबल डिस्टॉर्शन ऑफ लिवर स्ट्रक्चर, लिवर आपका परमानेंटली खराब भी हो सकता है. दिस कैन डैश रिजल्ट इन साइरोसिस. दिस कैन इवेंचुअली मीन्स फाइनली, फियर्सली मतलब दृढ़ता से, डेलिबरेटली मतलब खुद से, जानबूझ के, जेंटली मतलब आराम से, कि इससे आराम से क्या होगा? साइरोसिस हो जाएगा आराम आराम से. जेंटली मतलब विनम्रता से बेसिकली. डेलिबरेटली मतलब लिवर खुद को ही साइरोसिस दे देगा जानबूझ के. फियर्सली इस दृढ़ता से वो साइरोसिस देगा. इवेंचुअली या इससे लास्ट में क्या होगा? साइरोसिस हो जाएगा. कि बेसिकली क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड करो. इफ लिवर कंजम्पशन कंटिन्यूज, अगर लिवर कंजम्पशन चलती रही तो लिवर खुद को हील करेगा बार बार, स्कार टिश्यू बनाएगा बार बार, ट्राइज टू हील इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग स्कार टिश्यू. तो ये बार बार वही प्रोसेस, खुद को हील करता है, स्कार टिश्यू बनाता है, हील करता है स्कार टिश्यू बनाने के लिए. इससे क्या हो सकता है? लास्ट में इवेंचुअली जब आप ये प्रोसेस रिपीट करते रहोगे बार बार, लास्ट में आपको साइरोसिस डिजीज ही हो जाएगी. ठीक है? और जिससे स्कारिंग उस लेवल तक हो जाएगी कि आप उसको ठीक ही ना कर पाओ. इरिवर्सिबल स्कारिंग उससे हो सकती है और लिवर खराब हो सकता है. नेवरदलेस मतलब हाउएवर, फिर भी, द लिवर कैन रिकवर फ्रॉम अल्कोहल डैमेज इफ अल्कोहल कंजम्पशन इज स्टॉप्ड. इतना होने के बाद भी, इरिवर्सिबल स्कारिंग होने के बाद भी लिवर को थोड़ा ठीक किया जा सकता है, लिवर रिकवर हो सकता है अगर अल्कोहल कंजम्पशन रोक दी जाए. इफ अल्कोहल कंजम्पशन इज स्टॉप्ड और रिड्यूस्ड, अगर आप शराब पीना बंद कर दोगे. The dash and speed of recovery depend on the stage and extent of liver injury. लिवर की इंजरी पे डिपेंड करेगा द डैश और स्पीड ऑफ रिकवरी, किस हद से वो लिवर बाद में रिकवर करेगा. आपने अल्कोहल कंज्यूम करना बंद कर दिया, उसके बाद लिवर ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा रिकवर करना स्टार्ट करेगा, बट उसके रिकवर करने की स्पीड क्या होगी? ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वो कितना इंजर्ड है लिवर. डिपेंड ऑन द स्टेज एंड द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी. So the speed and the dash and speed of recovery. Omission is बाहर निकालना. सिग्नल आपको पता होगा. डिग्री, कॉन्सेप्ट. देखो, आंसर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, नियम, रूल. किस रूल से वो ठीक होगा, या डिग्री का मतलब यहाँ पे है हद बेसिकली. द डिग्री एंड द स्पीड ऑफ रिकवरी, किस स्पीड से वो ठीक होगा, किस हद तक वो ठीक होगा. बेसिकली वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि इंजरी किस लेवल तक की थी. द डिग्री एंड स्पीड ऑफ रिकवरी डिपेंड ऑन द स्टेज एंड एक्सटेंट ऑफ लिवर इंजरी. आंसर विल बी डिग्री. ओमिशन इज बाहर निकालना. किस सिग्नल से ठीक होगा, ये कोई सूट नहीं कर रहा. किस प्रिंसिपल से वो ठीक होगा. द प्रिंसिपल डिपेंड ऑन द स्टेज. देखो, अगर आप प्रिंसिपल लगाते भी हो, द प्रिंसिपल ऑफ रिकवरी डिपेंड ऑन द स्टेज. कौन सा प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा ठीक करने में? स्पीड के साथ यही वाली वर्डिंग फिट बैठेगी. किस हद तक रिकवरी होगी और किस स्पीड से होगी, वो डिपेंड करता है कि कितनी इंजरी थी बेसिकली. तो ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन को पहले स्टार्टिंग में अंडरस्टैंड करना है, उसका मीनिंग समझना है बेसिकली. प्रोबेबली स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, एक दिन में कभी भी चीज़ें नहीं बनती हैं. रीडिंग, अगर आप कोई एक शॉर्ट वीडियो देख के 10, 15, 20 मिनट की, और जिसमें लिखा हुआ है कि 2 मिनट्स के अंदर रीडिंग सॉल्व करें, अगर ऐसे रीडिंग सॉल्व हो जाएगी तो सबके 79 ही आ जाएंगे सबके. डे 1 पे मतलब 2 दिन बैठे सॉल्व किए और नेक्स्ट डे पे 79 आ गए. बट आप लोगों को भी पता है कि ऐसा नहीं होता. तो धीरे धीरे करके रीडिंग डेली सॉल्व करो. क्लासेस जहाँ पे भी आप जाते हो उनको बोलो कि प्लीज़ हमें रीडिंग सॉल्व कराएं, और या अगर कोई नहीं करा रहा खुद से सॉल्व करो या क्लासेस ज्वाइन करो कहीं पे.
बट रीडिंग जिन लोगों का टारगेट हाई है, 7 ईच है, 8 ईच है, रीडिंग को लास्ट पे मत छोड़ो। रीडिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक दिन में कभी भी डेवलप नहीं होती। 2 वीडियोस देखने से कभी भी रीडिंग डेवलप नहीं होगी। इट विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अगर एग्जाम प्लान कर रहे हो बहुत जल्द तो रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। Now, this was our second important question, that is reading and writing blanks. इसका contribution 25 to 30 marks का होता है। रीडिंग में भी मार्क्स जाएंगे, राइटिंग के अंदर भी मार्क्स जाएंगे इसके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। ये 10 to 15 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। बहुत ही ईजी टास्क है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी नहीं होती है। बहुत बार स्टूडेंट्स SES पीछे के वर्ड्स मिस आउट करते हैं, ED मिस आउट करते हैं। अगेन इजी क्वेश्चन है, बट आप लोग जब तक एक्यूरेसी नहीं लेके आओगे, आपके लिसनिंग के मार्क्स और राइटिंग के मार्क्स अफेक्ट होंगे इस वाले क्वेश्चन से। सो मेक श्योर करो जब भी आप लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करो, जिनका टारगेट 8 बैंड प्लस का है, आप 100% एक्यूरेसी उसमें टारगेट करने की कोशिश करो। एक आध वर्ड अगर आपका मिस हो रहा है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है डेफिनेटली। अगर यहीं पे एक आध वर्ड मिस हो रहा है, हो सकता है एग्जाम के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन भी अगर टफ आ गया तो आपके ज्यादा वर्ड्स मिस होंगे। मेरा सजेशन है, जिन लोगों का भी हाई टारगेट है, आप लोग 100% एक्यूरेसी अचीव करने की कोशिश करो इस वाले क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क आता है राइट एसे या फिर मेल। 15 to 20 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। लाइक आई सेड, टैम्पलेट में सजेस्ट करता हूँ पीटी अकेडमिक वाले स्टूडेंट्स को। पीटी कोर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मेल लिखना होगा, उनके लिए भी मैंने अलग से वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सेम टैम्पलेट आप अप्लाई करके आओ। अगर जो कंडीशन मैंने बताई हुई है, जिस तरीके से अप्लाई करना है, अगर आप वही कंडीशन सेम उसी तरीके से अप्लाई करोगे, यू विल गेट फुल पॉइंट्स इन योर ईमेल एंड एसे राइटिंग, राइट। कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट मेक श्योर करना जैसे बताया गया है वैसे ही आप लोग उसको सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ आती है दैट इज समराइज स्पोकन टेक्स्ट। इसका भी टैम्पलेट मैंने अपलोड किया हुआ है। पीटी कोर वालों के लिए अलग है, पीटी अकेडमिक वालों के लिए अलग है। ये 5 to 7 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। अगेन देखो, इसमें स्टूडेंट्स स्टक कहाँ करते हैं, बस ग्रामर के अंदर। आप लोग अपने वर्ड लिमिट प्रॉपर मेंटेन करके आओ। जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं 20 to 30 या 50 to 70, जो भी वर्ड लिमिट है आपकी, उस वर्ड लिमिट के अंदर लिख के आओ। मेक श्योर करो कोई भी वर्ड आपने गलत पिक ना कर रखो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो बेसिकली। मैक्सिमम अगर कुछ लूज होगा इसके अंदर तो सिर्फ 1 मार्क लूज हो सकता है आपका, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रामर पार्ट। अदरवाइज आप लोग फुल आउट ऑफ फुल इसमें बड़े इजीली सिक्योर कर सकते हो। जो टैम्पलेट मैंने अपलोड किया हुआ है पीटी अकेडमिक के लिए, अगर आप वो टैम्पलेट यूज करते हो तो उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल ही अवॉइड हो जाएगा। वो बनाया ही इसीलिए ताकि कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना आए आप लोगों का। लास्ट आता है समराइज रिटन टेक्स्ट। 4 to 5 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है एग्जाम के अंदर। ये 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। इसके मार्क्स रीडिंग में भी जाते हैं, राइटिंग के अंदर भी जाते हैं। सबसे कम वेटेज वाला क्वेश्चन होता है राइटिंग के अंदर। इसको करना कैसे सॉल्व, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ओपन किए हुए हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये ओके, तो ये ऐसे वाला पैसेज आप लोगों के पास आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फर्स्ट लाइन हम पिक करते हैं इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एग्जैक्ट लाइन कॉपी कर लो पूरी की पूरी। मतलब एग्जाम में कॉपी नहीं हो पाएगा, एग्जाम में आपको टाइप ही करना पड़ेगा। कॉपी करने का मतलब है कि पूरी की पूरी सेम लाइन लिख दो। जहां जहां पे कॉमास हैं, ये यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हैं वहां पे आप इन्वर्टेड कॉमास लगा दो। लाइन के एंड में आप एक एंड कनेक्टर का यूज करो, उसके बाद स्पेस दो, और फिर एक और कनेक्टर आपको, एक और लाइन आपको लगानी है बेसिकली। पीटी अकेडमिक के अंदर लिमिट क्या होती है कि हमें 5 to 75 वर्ड्स तक लिखना है। पीटी कोर के अंदर लिमिट होती है 25 to 50 वर्ड्स, ठीक है। तो फिलहाल मैं पीटी अकेडमिक वाला ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक लाइन लिखी हमने, ठीक है। वर्ड्स कितने हो गए? 31। अभी हम बहुत सारा और भी लिख सकते हैं। एक लाइन और पिक करते हैं, कोई भी सिंपल लाइन। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक सिंपल लाइन पिक की। यहाँ पे मैंने टाइप कर दी। एनी का जो ए होगा वो स्मॉल में रहेगा, बिकॉज ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है तो इसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। 47 वर्ड्स हो गए। अगर आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस एंड करना है तो आप यहाँ पे एंड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि एक लाइन और लिखनी चाहिए, विच मीन्स दैट एक और कनेक्टर लगाओ, विच मीन्स दैट एक लाइन और आप वहाँ पे पुट डाउन कर सकते हो। मैं फिलहाल आप लोगों को यहीं तक ब्लाइंड तक ही लिख के सबमिट करके चेक करा रहा हूँ। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, बहुत ही थॉरली मैंने समझाया हुआ है, कई सारे एग्जांपल्स लेके।
आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे सॉल्व होती है। इसको सबमिट किया, 50 वर्ड्स के आसपास मोर देन इनफ होते हैं, 40 to 50 वर्ड्स, एंड लेट्स सी। ठीक है, परफेक्ट, 7 out of 7 मार्क्स। यही सेम मेथड मैं हर बार एग्जाम के अंदर भी अप्लाई करता हूँ एंड हर बार इसी तरीके से मेरे परफेक्ट 90 out of 90 मार्क्स आते हैं। देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ों पे फोकस करते रहते हैं जिनकी वैल्यू ही बहुत कम है, जैसे एसे राइटिंग हो गया या मेल राइटिंग या फिर ये समराइज स्पोकन या रिटन, इनकी टेंशन लेते रहते हैं। उनसे ज़्यादा ध्यान आपको डिक्टेशन पे देना चाहिए एंड अपना रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स पे, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इन 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। ऐसे आपका ठीक होना चाहिए, कोई ऐसे मतलब 100% एक्यूरेसी मन में बैठा के मत बैठो कि बिल्कुल एक एक वर्ड सही लिख के आएंगे। अपनी तरफ से लिख के आओ सही, समराइज स्पोकन भी ठीक करके आओ, बट इनमें मतलब 100% हर बार एक्यूरेसी नहीं होगी। हो सकता है कभी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है लिखते टाइम पे, ऐसे में भी कभी कभी आप नई लाइंस लिखोगे, एक आध मिस्टेक हो जाएगी, दैट्स ओके। एक्यूरेसी मैक्सिमम कहाँ बनानी चाहिए आपको? डिक्टेशन के अंदर, फिलअप के अंदर, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे अपना डाउट टाइप कर सकते हो। वहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे अपने अपने डाउट्स के। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है पीटी की ऑनलाइन, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स बहुत मुश्किल लगते हैं, वो सॉल्व करना सीखना है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। नंबर्स आपको नीचे डिस्प्ले हो रहे होंगे, किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करो अपनी क्वेरी से रिलेटेड और आपको आंसर उसका मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।